Good morning, my dear students. Beta, as you know, we are doing chapter number 18. Chapter name is Bill of Exchange. Beta, today is our last video of Bill of Exchange. From tomorrow, we will start a new chapter. Okay. Next chapter, which is rectification of error. आज हम अपना चैप्टर बिल ऑफ एक्सचेंज कंप्लीट करेंगे आज की वीडियो में. क्लियर? नाउ बिल ऑफ एक्सचेंज में हम आज रिन्यूअल ऑफ बिल पढ़ने वाले हैं. इस कंसेप्ट को मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता दिया था. आज मैं इसको रिवाइज कर देती हूँ और फिर हम आगे इसके पॉइंट्स करेंगे. ठीक है. रिन्यूअल ऑफ बिल की थ्योरी मैंने आपको पढ़ाई थी. रिन्यूअल ऑफ बिल का मतलब होता है जब हमें अपना पुराना बिल कैंसिल करना है और नया बिल बना देना है. ठीक है. ओल्ड बिल, ओरिजिनल बिल को कैंसिल करना है और उसकी प्लेस पे हम न्यू बिल बनाएंगे. उसको बोलते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल. ठीक है. क्लियर? रिन्यू करते ही क्यों है हम ये वाला बिल? अगर जो एक्सेप्टर था मतलब ड्रॉई था वो पे नहीं कर पाता बिल, तो पुराने बिल को कैंसिल करेंगे और नया बिल बनाएंगे. उसको बोलेंगे रिन्यूअल ऑफ बिल. ठीक है. इस केस में आपको पता है दो पार्टी हमेशा हम करते आ रहे हैं. रिन्यूअल ऑफ बिल में एक ड्रोअर होता है और एक ड्रॉई होता है. अब ये इसमें हमारा यूजेस वाले पढ़े हैं ना आपने. यूजेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजेस. डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजेस पढ़े थे आपने अपनी बुक में. पेज नंबर 18.17 में आप अपनी बुक में हमने डिफरेंट यूजेस ऑफ बिल रिसीवेबल्स पढ़े थे. ठीक है. इसका पहला यूज जो था, ही में कीप इट टिल द डेट ऑफ मेच्योरिटी. वो मेच्योरिटी डेट तक अपने पास रखेगा. तो वो फर्स्ट केस करेंगे इसमें. ठीक है. ही में कीप इट टिल द डेट ऑफ मेच्योरिटी. केस 1 यूजेस वाले में क्या लिख रहे हैं हम? ही में कीप इट टिल द डेट ऑफ मेच्योरिटी. मेच्योरिटी डेट तक वो रखेगा. कौन? ड्रॉई रखेगा अपने पास. ड्रॉई ने अपने पास मेच्योरिटी डेट तक रखा. ठीक है. क्लियर? तो हम स्टार्ट कर. ओके. बिल ऑफ एक्सचेंज में हम क्या पढ़ रहे हैं? यूजेस में यूजेस जो हमने पढ़ लिए थे 4 यूजेस, उसका हम फर्स्ट पॉइंट रिन्यूअल ऑफ बिल में पढ़ेंगे. ही मे कीप इट टिल द डेट ऑफ मेच्योरिटी. ठीक है. मीन्स ड्रोवर जो होगा वो मेच्योरिटी तक अपने पास बिल रखेगा. ओके. ये पढ़ने वाले थे. अब देखो, पहले हमने क्या करी होगी? इसने सेल करी होगी, इसने परचेज करी होगी. तो इसकी एंट्री अगर हम करें, इसको लिया एक्स और ये वाई टू सेल्स अकाउंट, वाई डेबिट टू सेल्स अकाउंट. दिस वन परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स. ठीक है. इसके बाद सेकेंड एंट्री क्या होती है? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिल रिसीवेबल ड्रोअर के लिए एक एसेट होता है, टू वाई अकाउंट. एंड दिस वन एक्स डेबिट टू बिल पेएबल. यहां तक एंट्री समझ आई? अब देखो, रिन्यूअल ऑफ बिल करना है तो मतलब पहले वाला बिल कैंसिल करना है. अगर पहले वाला बिल कैंसिल करना है तो क्या करेंगे? देखो, अब हमें पहले वाला बिल कैंसिल करना है. तो टू बी आर बिल रिसीवेबल एसेट है एक्स के लिए, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई. अब बिल रिसीवेबल को कैंसिल कर देंगे, तो कैंसिल करने के लिए इसको हमें क्या डालना पड़ेगा? क्रेडिट में डालना पड़ेगा बिल रिसीवेबल. अब किसका अकाउंट दोबारा से हम चला लेंगे? वाई का. तो कैंसिल कर रहे हैं, ये आएगा बिल कैंसिल. अब हमने इसमें बिल कैंसिल कर दिया. अब यहां क्या आएगा? बीपी अकाउंट डेबिट टू एक्स. यहां पर क्या आया? बिल कैंसिल. अब बिल कैंसिल कर दिया इसमें हमने. ठीक है. अब बिल कैंसिल कर दिया. अब बिल कैंसिल करा, अब नया बिल बनाएंगे. अब नया बिल बनाएंगे तो हम कुछ चार्ज तो लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे. ठीक है. अगर कैश में लेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट. ओके. यहां पर आएगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट.
मीन्स हमें कैश रिसीव हो रहा है किसके नाम से, इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। और कौन दे रहा है, ड्रॉई दे रहा है, तो ड्रॉई के यहाँ से कैश जा रहा है इंटरेस्ट के बिहाफ पे, ठीक है। अब देखो अगर वो कैश नहीं दे रहा, इंटरेस्ट दे रहा है, कैश नहीं दे रहा, तो क्या आएगा, वाई अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट। अब इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, एक्स को पे कर रहा है इंटरेस्ट, वाई जो है एक्स को पे कर रहा है इंटरेस्ट। अब इसमें यहां पर हम न्यू बिल बना रहे हैं, यहां पर नया बिल बना रहे हैं। जब नया बिल बना रहे हैं तो बिल रिसीवेबल दोबारा से आ जाएगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू किसके नाम से, वाई के नाम से। अब यहां पर एक्स टू बिल्स पेएबल, जब हम नया बिल बना रहे हैं। दिस थिंग क्लियर, यहां तक आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसी में हम जब हम इसका सेकेंड केस पढ़ते हैं। ठीक है, अब हमारा पहला केस था ही मे कीप इट द टिल द डेट ऑफ मेच्योरिटी, जब एक्स ने मेच्योरिटी डेट तक रखा, इसमें किसी और का रोल नहीं था। अब सेकंड यूज में सेकंड केस जो था वो है इन केस ऑफ जब हम डिस्काउंट करवा लेते हैं बिल बैंक से, ठीक है। अब हमने डिस्काउंट करवा रखा है बिल बैंक से, तो इन केस द बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक इज डिसऑनर्ड। इसका मतलब वो हमने जो बिल है वो डिस्काउंट करवा रखा बैंक से, मतलब हमने मेच्योरिटी डेट से पहले ही बैंक से पेमेंट ले ली थी, ठीक है, और वो डिसऑनर्ड हो गया। जिस पर्सन ने वो देना था वो दे नहीं पाया, उसका केस में डिसऑनर्ड हो गया बिल। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में नोटिंग चार्जेस पे होंगे बाय द बैंक, क्योंकि बिल डिस्काउंटेड था बाय द बैंक, वो अब डिसऑनर्ड हो गया, तो नोटिंग चार्जेस विल बी पेड बाय द बैंक। अब बैंक इस केस में नोटिंग चार्जेस पे करेगा, ठीक है। बैंक क्या करेगा, नोटिंग चार्जेस विल बी पेड बाय बैंक एंड द बैंक विल रिकवर द नोटिंग चार्जेस। देखो डिसऑनर्ड के केस में हमने नोटिंग चार्जेस पे पढ़ा था ना वर्ड, देखो रिन्यूअल ऑफ केस में हमने जैसे अब इंटरेस्ट वर्ड पढ़ा है कि उसने पेमेंट नहीं दी तो इंटरेस्ट पे करेगा। तो आपने जब हमारा बिल जो डिसऑनर्ड हो जाता है, हमने उस टाइम नोटिंग चार्जेस पे करे थे, ओके। नोटिंग चार्जेस विल बी पेड बाय बैंक, द बैंक विल रिकवर द नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस कहां से रिकवर करेगा, फ्रॉम द पर्सन who discounted the bill from the bank, and ultimately the noting charges will be borne by acceptor। लेट्स सी, अब इसमें एग्जांपल देती हूँ, एक्स वाई और बैंक, ये था ड्रोवर, ये था ड्रोवर, ये था ड्रोई, ये था ड्रोवर, ये था ड्रोई। ड्रोही को हम एक्सेप्टर बोलते हैं, ठीक है। इसने एक्स ने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया था बिल और मनी ले ली थी, डिस्काउंट करवा लिया था और मनी ले ली थी, ठीक है। इसने भी, ड्रोवर ने भी कुछ चार्जेस पे करे थे, वो उसके लिए लॉस थे, वो हमने आपको बताया था उसकी एंट्री को, ठीक है। अब बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, बट एक्स जो था पेमेंट नहीं कर पाया, तो इसका बिल क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया, इसका बिल डिसऑनर्ड हो गया। अब इसका बिल डिसऑनर्ड हो गया,
जब बिल डिसऑनर्ड होता है तो क्या पे करना पड़ता है? नोटिंग चार्जेस पे करने पड़ते हैं। ठीक है, नोटिंग चार्जेस पे करने पड़ते हैं इसको। तो बैंक जो है नोटिंग चार्जेस लेगा इस किस चीज के लिए? क्योंकि जो हमारा बिल था वो डिस्काउंटेड था और डिसऑनर्ड हो गया। ठीक है, तो बैंक जो है एक्स के पास नहीं जाएगा, एक्स से कोई लेना देना नहीं है बैंक का। बैंक एक्स को वो बैंक जो है वाई के पास नहीं जाएगा, वाई से उसका कोई लेना देना नहीं है। किससे लेगा देगा? एक्स से। क्लियर? क्योंकि मनी तो इसने ही ली थी, तो जो एक्स होगा वो नोटिंग चार्जेस पे करेगा। एक्स जो होगा नोटिंग चार्जेस पे करेगा बैंक को, और एक्स नोटिंग चार्जेस की पेमेंट किससे लेगा? वाई से लेगा, वाई से एक्स लेगा और एक्स बैंक को दे देगा। ठीक है, इसमें ये लिख रखा, द बैंक विल रिकवर द नोटिंग चार्जेस फ्रॉम द पर्सन हु डिस्काउंटेड द बिल। डिस्काउंट बिल किसने करा था? एक्स ने। तो नोटिंग चार्जेस ले लिए फ्रॉम द बैंक, एंड अल्टीमेटली द नोटिंग चार्जेस विल बोन बाय एक्सेप्टर। अल्टीमेटली किससे बोन होंगे? बाय द एक्सेप्टर। एक्सेप्टर ही बोन करेगा। इसकी एंट्री है वो आप समझ लीजिए। ड्रोवर की एंट्री एक्स और ड्रोई की एंट्री वाई। ठीक है, अब हमें क्या करनी है? बिल डिसऑनर्ड करना है। डिसऑनर्ड मीन्स बिल कैंसिल कर देना है। बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय द बैंक। इसमें भी यही आएगा, बिल डिसऑनर्ड हो जाएगा, मीन्स बिल कैंसिल हो जाएगा, डिसऑनर्ड, और नोटिंग चार्जेस एंड नोटिंग चार्जेस and noting charges will be paid. Noting charges will be payable. ओके, क्लियर? दोनों एंट्री मैं आपको समझा देती हूँ। देखो यहां पर वाई का नाम आएगा, बिल डिसऑनर्ड हो गया। बिल डिसऑनर्ड की एंट्री क्या होती थी अगर आपको पता हो? वाई टू बी आर, ये एंट्री होती थी। बट बी आर तो हमारा कोई रोल ही नहीं है। बी आर क्योंकि रोल क्यों नहीं है? क्योंकि हमने अब बैंक से डिस्काउंट कर लिया। तो वाई टू बैंक की एंट्री होगी। देखो यहां क्या आएगी? वाई टू बैंक अकाउंट। अब क्या वो बिल डिसऑनर्ड हो गया? हमारे पास बी आर तो है ही नहीं ना अब, क्योंकि बी आर तो हमने किसको दे दिया? बैंक को दे दिया। तो बैंक का नाम आ जाएगा डिस्काउंटेड, और नोटिंग चार्जेस भी इन्हीं में इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, अब ड्रोई के लिए जो नोटिंग चार्जेस क्या होंगे? वो लॉस होता है। ड्रोई के लिए नोटिंग चार्जेस क्या होते हैं? लॉस होता है। तो बीपी अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस डेबिट टू एक्स। वाई जो होगा वो नोटिंग चार्जेस को उसको देगा, एक्स को देगा, और इसका जो बिल है वो डिसऑनर्ड हो गया। ये एंट्री होएगी। ठीक है, ये सेकंड केस था। अब थर्ड केस आपको पता है हमने पढ़ा था जब हमारा बिल जो है वो क्या होता है? एंड्रोज हो जाता है, एक से ज्यादा पर्सन को दे देते हैं। थर्ड केस देखो, व्हेन द बिल, जब बिल इज एंड्रोज्ड मोर देन वंस, एक से ज्यादा बार एंड्रोज हो गया, एंड इज डिसऑनर्ड। ये लास्ट केस है। ओके, ये लास्ट केस है बुक का, हम ये पढ़ लेते हैं। देखो व्हेन बिल इज एंड्रोज, इसका मतलब ये ए ने सिंपल केस ले, वाई एक्स और वाई, एक्स वॉज ड्रोवर एंड वाई वॉज ड्रोई।
X was drawer and Y was drawee. X was in a need of money. X को क्या चाहिए थी? नीड थी मनी की. X was in need of money before the date of maturity. डेट ऑफ मेच्योरिटी से पहले X को नीड थी. क्यों? क्योंकि इसने किसको पेमेंट करनी थी? एक पर्सन था, Z को पेमेंट करनी थी, बट इसके पास पेमेंट नहीं थी. तो इसने क्या करा? Z को क्या दे दिया? बिल दे दिया. अब Z ने भी किसी को पेमेंट करनी थी, तो Z ने भी ये वाला बिल उठा के आगे वाले पर्सन को दे दिया, A को. ठीक है. अब A को भी नीड थी, A ने भी बिल उठा के B को दे दिया. तो इसका मतलब एंड्रोज हो गया ये बिल. द बिल इज एंड्रोज मोर देन वंस. एक बार से ज्यादा बार एंड्रोज हो गया. एक बार तो यहाँ हो गया, फिर एक बार यहाँ, फिर एक बार लास्ट बार यहाँ तक एंड्रोज हो गया बिल. एंड इज डिस्काउंटेड. डिस्काउंटेड मीन्स इसकी पेमेंट नहीं आई, वाई ने पेमेंट नहीं दी, तो डिसऑनर्ड हो गया. तो बिल इज डिसऑनर्ड. ओके. इसका क्वेश्चन मैं आपको समझाने वाली हूं. इलस्ट्रेशन नंबर 28 करते हैं. ये हमारे लास्ट टॉपिक है बुक का. इलस्ट्रेशन नंबर 28 करने वाले हैं पेज नंबर 18.43 पे. जब बिल एंड्रोज होता है मोर देन वंस एंड इज डिस्काउंटेड. क्लियर. देखो, ए सोल्ड द गुड्स टू बी. ए ने सोल्ड करी है गुड्स बी को 80,000 पे, प्लस में IGST इंटर गुड्स सर्विस टैक्स. कितने परसेंट है? 12%. 80 पे 80,000 पे 12% लगाओगे तो इंटरेस्ट आएगा 9600. क्लियर. नेक्स्ट वन इज ड्रू अ बिल ऑन B फॉर 3 months हु ड्यूली एक्सेप्टेड. 3 month बाद इसने पेमेंट करनी थी और इसने एक्सेप्ट कर लिया. नेक्स्ट वन इज ए एंड्रोज द बिल टू C. अब क्या करा? देखो, ए ने एंड्रोज करा बिल सी को. एंड्रोज कर रहे हैं, देखो, ए एंड्रोज द बिल टू सी. अब सी का कोई क्रेडिटर था डी. सी ने एंड्रोज कर दिया अपना बिल डी को, और डी ने क्या कर दिया? डी ने डिस्काउंटेड करवा लिया. कहां से? बैंक से. बिल डिस्काउंट करवा लिया. डिस्काउंटेड बिल फ्रॉम बैंक 15% पे. तो इसको डिस्काउंटिंग चार्जेस पे करने पड़े होंगे. किसको? डी को, जो इसके लिए लॉस है. डेट ऑफ मेच्योरिटी पे बी ने पेमेंट नहीं करी, तो इसका बिल जो होगा डिसऑनर्ड हो गया. ये क्वेश्चन है. बैंक ने पे करे नोटिंग चार्जेस. ठीक है. अब हमें ABCD 4 उसमें एंट्रीज करनी होगी. देखो, जनरल एंट्री करनी होगी हमें इन द बुक्स ऑफ ऑल पार्टीज. बुक में दे रखा ऑल पार्टीज की, उसमें आपने जनरल एंट्री करनी है. देखो, ABCD इसमें जनरल एंट्रीज करनी है. देखो, ये तो होगा ड्रोवर, ये हुआ था ड्रोवर, ये था ड्रोई, और ये ए ने सी को दिया, सी ने डी को दिया. अब ध्यान रखो, अब इसकी पहले केस सेल करी होगी इसने. ए ने सेल करा होगा बी को. बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. दिस एंट्री क्लियर. यहां बी ऊपर लिख लीजिए. बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. टू आउटपुट है IGST. देखो, बी के उसमें कितने आने चाहिए थे? 89,600. क्योंकि सेल कितने की हुई थी? पीछे देखो, अभी मैंने आपको बता दिया, सेल हुई थी 80,000 प्लस में IGST 9600. सेल हुई हमारी 80,000 की, उसके आउटपुट में 9600. टोटल बी के उसमें आए 89,600. सेल हुई 80,000 की, IGST 9600. बी के अकाउंट में आए 89,600. अब यहां बी के उसमें बी ने क्या करी है? परचेज करी है. परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट
IGST डेबिट टू ए। अब इसने ए को कितने अमाउंट देनी है? ए ने इसको देनी है 89,600। बेटा बाय मिस्टेक बोल दिया है, ध्यान रखना टर्म का, अमाउंट का 89,600। सिर्फ जो एंट्रीज में समझा रही हूँ उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। अब परचेज कितने की करी आपने? 80,000 की। 9600 आपको IGST देना है, किसको देना है? ए को देना है, तो टोटल अमाउंट होगी 89,600, ठीक है। अब बिल रिसीवेबल की एंट्री होगी ड्रॉअर के अकाउंट में, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी। यहां पर देखिए, यहां पर बिल्स पेएबल की एंट्री होगी ए अकाउंट डेबिट टू बिल पेएबल अकाउंट। देखो यहां तक आपको एंट्री समझ आ गई होंगी, ठीक है। अब ए ने, ये दो एंट्री थी, फर्स्ट सेकेंड। ए ने बिल दे दिया सी को, यहां से केस स्टार्ट होता है। ए ने बिल दे दिया सी को, तो सी को एंड्रोज कर दिया, तो सी के पास बिल आ गया, सी टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, सी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। यहां तक क्लियर? अब सी के पास बिल आया, तो सी ने रिसीव करा, पहली एंट्री सी की उसमें का, सी ने रिसीव करा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ए ने, बिल रिसीवेबल फ्रॉम ए से रिसीव करा बिल सी ने, ए से रिसीव करा बिल सी ने। यहां तक समझ आया? अब सी ने किसको दे दिया? डी को दे दिया, सी ने डी को दे दिया, तो इसके अंदर एंट्री क्या होगी? यहां देखो इन दोनों केस में क्या एंट्री होगी? सी ने डी को दे दिया, तो डी ने क्या कर दिया होगा? रिसीव कर लिया होगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, कहां से मिला है? सी से मिला है, और सी के खाते में से बिल रिसीवेबल हटा दो, डी में डाल दो। डी को दे दिया हमने, डी को दिया है, डी ने रिसीव करा डेबिट क्या? बिल रिसीवेबल, बिल एंड्रोज टू डी, ठीक है। अब डी के पास आ गया बिल, डी के पास बिल आने के बाद क्या डी ने क्या करवाया? डी के पास बिल आने के बाद डी ने डिस्काउंट करवा लिया बैंक से, तो डिस्काउंटिंग की एंट्री, बैंक से पैसा रिसीव हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट टू बिल रिसीवेबल। यहां तक एंट्री क्लियर? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल। आपने देखा था बैंक से हमने डिस्काउंट करवा लिया था बिल रिसीवेबल। अब देखो बिल रिसीवेबल कितने का था? 89,600 का था, ठीक है। इसके ऊपर हमने 15%, 89,1600 पे 15%, ठीक है। बिल डिस्काउंट करवा लिया, इसका मतलब हमारे पास आए डिस्काउंटेड अमाउंट, यहां लिख देंगे, और इस अमाउंट को माइनस करके आए 86,240, 86,240 अमाउंट आई हमारे पास, बिल डिस्काउंटेड हो गया। अब इसके बाद पता चल गया बिल डिस्काउंट करवाने के बाद क्या एंट्री हुई? बिल डिस्काउंट करवाने के बाद हमारा बिल डिसऑनर्ड हो गया, हमारा बिल क्या हो गया? डिसऑनर्ड। जब बिल डिसऑनर्ड होता है ना बच्चा, जब हमें नोटिंग चार्जेस मिलते हैं, नोटिंग चार्जेस बिल डिसऑनर्ड में, ठीक है। डिस्काउंटिंग चार्जेस तो इसके लिए लॉस था डी के लिए, क्योंकि बिल इतने का था बट उसको इतने रिसीव हुए, 3,360 जो है डिस्काउंटिंग चार्जेस में चला गया। तो लास्ट एंट्री हमें करनी है, सबके अकाउंट में आएगी एंट्री। देखो अब देखो इस केस में
डी जो है सी के पास जाएगा, सी डी के ए के पास जाएगा, ऐसा होगा। डी ए को तो जानता नहीं, डी किसको जानता है, सी को, सी किसको जानता है, ए को, ए किसको जानता है, बी को। तो बिल डिसऑनर्ड हो गया तो इसकी एंट्री देखो। अब बिल डिसऑनर्ड तो बिल रिसीवेबल की एंट्री तो खत्म कर दी। अब ए के अकाउंट में किसका नाम चल रहा था ये देखो पहले। अब वाई बी का नाम दोबारा से ले आएंगे बुक्स में, क्योंकि बिल डिसऑनर्ड हो गया तो बिल डिसऑनर्ड हो गया तो उस पर्सन का नाम, जैसे ड्रोई का नाम दोबारा से लिख देते हैं अपनी बुक्स में, आ गया टू सी। ये कौन सी एंट्री हुई, जब बिल डिसऑनर्ड हो गया। एंड नोटिंग चार्जेस रिसीवेबल, जो पे करता है उसके अंदर लॉस में आ जाते हैं, डेबिट में, अदरवाइज नोटिंग चार्जेस इसी में इंक्लूड हो जाते हैं। नोटिंग चार्जेस रिसीवेबल फ्रॉम बी, रिसीव हुए हैं बी से, एंड पेएबल टू सी। अब हम ए जो है पे करेगा टू सी, ठीक है। अब पहले रिसीव करो बी से। अब देखो इसकी एंट्री होगी बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू, किसको पे करेगा, ये ए को। यहां तक समझ आ गया बच्चा। ये देखो बिल डिसऑनर्ड हो गया था, बिल्स पेएबल जो था वो डिसऑनर्ड हो गया था, एंड नोटिंग चार्जेस पेएबल टू ए। अब देखो नोटिंग चार्जेस जो थे 400 थे, आपने देखे हो पीछे। नोटिंग चार्जेस जो थे इसमें अब लिख लीजिए, नोटिंग चार्जेस जो बैंक ने पे करे हैं वो 400 से। तो आपकी अमाउंट क्या आएगी मैं आपको वो भी बता देती हूँ। देखो बिल्स पेएबल कितने का था, 89,600 का, जिसमें 400 नोटिंग चार्जेस ऐड करे। ए को इसने 90,000 देने हैं। यहां तक क्लियर बच्चा। अब इसने ए को दे दिया था ये, ठीक है। ए ने किसको देना था, सी को देना है। अब सी के अकाउंट में आ जाइए, सी के अकाउंट में देखिए, सी ने डी को देना है, सी ने डी को देने हैं। देखो बिल रिसीवेबल अकाउंट तो खत्म हो गया, ए और डी का अकाउंट चल रहा है इन दोनों के बुक्स में। तो ए टू डी, बिल डिसऑनर्ड हो गया, एंड नोटिंग चार्जेस रिसीवेबल फ्रॉम ए। नोटिंग चार्जेस रिसीवेबल ए से हो गए और पेएबल टू बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस रिसीवेबल फ्रॉम ए एंड पेएबल टू डी। डी को पे कर दिए और रिसीव किससे करी, ए से, ए से रिसीव करी और डी को पे कर दी, ठीक है, क्लियर। अब डी के अकाउंट में आ जाओ, डी को पे कर दी, ए ने डी को पे कर दिया। अब नेक्स्ट लास्ट एंट्री किसके अकाउंट में होगी, डी के, ए टू बैंक। अब देखो डी को तो पे नहीं होगी, क्लियर बच्चा। अब डी को तो पे नहीं होगी क्योंकि डी ने डिस्काउंट करवा लिया बैंक से, ओके। सी अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्या एंट्री होगी, बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय द बैंक। Noting charges paid by the bank. Why noting charges will be paid by bank?
क्योंकि बिल वॉज ऑलरेडी डिस्काउंटेड, बिल ऑलरेडी डिस्काउंटेड था और बैंक से जो डी है ऑलरेडी अमाउंट ले चुका था. ओके, आवर क्वेश्चन एंड आवर टॉपिक इज क्लियर. इसके बाद आपकी बुक में पेज नंबर 18.49 पे अकोमोडेशन बिल दे रखा है, जिसमें अकोमोडेशन बिल में 2 टाइप्स दे रखे हैं. फर्स्ट टाइप वाज ट्रेड बिल एंड अकोमोडेशन बिल. ठीक है, ट्रेड बिल कब होता है? जब बिल्स ड्रोन होते हैं, व्हेन बिल्स आर ड्रोन्स अगेंस्ट ट्रेड ट्रांजेक्शन, ट्रेड ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट बिल ड्रोन होते हैं ऑफ सेल ऑफ परचेज. देखो सिंपल वे में मैं आपको बताती हूं. अगर एक्स सेल कर रहा है गुड्स टू वाई और वाई एक्सेप्ट्स द बिल. ए ने क्या करी है, एक्स ने क्या करी है, सेल करी है गुड्स वाई को और वाई ने एक्सेप्ट कर लिया बिल. तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा ट्रेड बिल. इसमें क्या हुई? ट्रेड ट्रांजेक्शन हुई, सेलिंग और परचेजिंग हुई, ट्रेड ट्रांजेक्शन ऑफ सेल एंड परचेज हुई. ओके, ये कहलाएगा ट्रेड बिल. ये कंसीडरेशन के अंडर होता है, प्रॉपर कंसीडरेशन, अगेंस्ट प्रॉपर कंसीडरेशन. ठीक है, एक होता है अकोमोडेशन बिल. अकोमोडेशन बिल इज अ बिल इन विच बिल्स आर ड्रॉन फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंट. आपने बिल ड्रॉन करा है किसके लिए? फाइनेंशियल असिस्टेंट, किसी की हेल्प करने के लिए हमने बिल ड्रॉन कर लिया. ठीक है, इस बिल में क्या होता है? बिल्स आर ड्रॉन विदाउट कंसिडरेशन. बिल्स आर ड्रॉन विदाउट कंसिडरेशन. ओके, ये क्या है? इसमें अगर ट्रेड बिल क्या है? ट्रेड बिल जो है वो प्रूव है. ट्रेड बिल इज अ थर्ड पॉइंट इज अ ट्रेड बिल इज अ प्रूफ ऑफ डेप्ट. तो इसमें जैसे अगर मेरे फ्रेंड ने मेरी हेल्प के लिए अगर कोई बिल एक्सेप्ट कर लिया मेरा, तो वो अकोमोडेशन बिल होगा. सेकेंड पॉइंट